Welcome to Sprint UPSC. We are discussing Class 12th NCERT Macroeconomics Chapter 2 National Income Accounting. अब तक हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं. Recently we discussed product method in our ongoing topic methods of calculation of national income. अब इसी टॉपिक के अंदर हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे. And the rest of the topics we'll discuss in the subsequent videos. So, how national income is done, accounted through expenditure method, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं. पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है. एक्सपेंडिचर को अगर हम लोग कॉमन हिंदी में अगर समझने की कोशिश करें वो है खर्चा, कि कितना खर्चा हो रहा है. तो इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग डिमांड साइड से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल इनकम कितनी जनरेट हो रही है, ना कि सप्लाई साइड से. प्रीवियसली जब हम लोगों ने देखा था जीवीए में, हम लोग ये देख रहे थे कि फर्म्स वैल्यू कितनी ऐड कर रही हैं. फर्म्स की हम लोगों ने वैल्यू एडिशन देखी थी. तो हम लोग क्या कर रहे थे कि सप्लाई साइड से कोशिश कर रहे थे कैलकुलेट करने की कि सप्लाई कितने की हो रही है. वो एक तरीका हो गया नेशनल इनकम को ऐड करने का. अगर एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग देखना चाह रहे हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग देखेंगे कि डिमांड साइड से कैसे हो रहा है. अब यहाँ पे डिमांड किसकी? डिमांड हम लोग यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर की नहीं देखते हैं जनरली. इट इज नॉट द रूल ऑफ थंब बट जनरली ऐसा होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड नहीं देखते हैं. इसमें भी हम लोग फर्म लेवल तक ही अपने आप को कन्फाइन रखते हैं कि फर्म्स कितना डिमांड कर रही हैं और फर्म्स डिमांड क्यों करेंगी. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है. अब फर्म को अगर एक कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेक करनी है, सपोज एक बुक पब्लिशर ही है, अगर उसको बुक पब्लिश करनी है तो उसको भी बहुत तरीके के एक्सपेंडिचर को देखना पड़ेगा. सबसे पहले तो उसको पेपर बाय करना पड़ेगा, बाइंडिंग मटेरियल बाय करना पड़ेगा, और फिर उसके लिए कुछ फूड आइटम्स भी बाय करना पड़ेगा. फूड आइटम्स क्यों? अब जो बाइंडिंग कर रहा है या पब्लिशिंग कर रहा है उसके अंदर कुछ पब्लिशर करने वाले लोग होंगे, बाइंड करने वाले लोग होंगे, उनके लिए जो खर्चे होते हैं खाने पीने के रेस्ट में, उसके लिए फूड आइटम्स को वो बाय कर रहा होगा. इसी तरीके से कुछ अमाउंट वो इन्वेस्टमेंट पे खर्च करेगा, कुछ अमाउंट वो प्रिंटिंग मशीन पे खर्च करेगा. सो दीज आर द एक्सपेंडिचर्स बुक पब्लिशर इज मेकिंग. दीज आर एक्सपेंडिचर्स. एक्सपेंडिचर्स. और जब हम लोग ये सारे एक्सपेंडिचर्स जो फर्म्स ने अंडरटेक करे हैं उन सबको कैलकुलेट करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोगों ने इनकम को अकाउंट करा है. ओके. क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम लोग को ये ऐसा पूछा जा सकता है कि हम लोगों ने लेबर कॉस्ट इग्नोर कर दिया, हम लोगों ने बाकी जो सैलरीज दी है उसको इग्नोर कर दिया, इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया, ये सब क्यों किया? ठीक, अगर मैं पेपर खरीद रहा हूं, इफ आई एम परचेजिंग अ पेपर, तो पेपर मैन्युफैक्चरर ने जिस कॉस्ट पे मुझे बेचा होगा उस कॉस्ट में लेबर की वेजेस को इंक्लूड करा ही होगा, इंटरेस्ट को इंक्लूड करा ही होगा, जो रेंटल सर्विसेज पे कर रहा है उसको भी इंक्लूड करा होगा. सो आई एम नॉट जस्ट परचेजिंग पेपर बट आई एम परचेजिंग द वैल्यू ऑफ लेबर, इंटरेस्ट, रेंट. तो इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो जो एक्सपेंडिचर मेथड में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, जैसे जैसे मैं स्पेंड कर रहा हूं वैसे वैसे, जैसे जैसे मैं पेपर पे स्पेंड करता जा रहा हूं वैसे वैसे पेपर मैन्युफैक्चरर लेबर को इंटरेस्ट पे और रेंट पे कितनी पेमेंट अपनी बढ़ाया जा रहा है उसका भी मुझे आइडिया मिल सकता है. तो एक्सपेंडिचर ऑफ वन फर्म इज अर्निंग ऑफ द अनदर फर्म एंड अर्निंग ऑफ अनदर फर्म इज अर्निंग ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लेबर, कैपिटल और लैंड. अब इस मेथड में अगर हम लोग देखा जाए, all such expenditures are taken into consideration for calculation of national income. जो जितने भी एक्सपेंडिचर हैं एक फर्म जो पे कर रही है सभी को हम लोग कंसीडर करेंगे. इसमें एक्सपेंडिचर में कंजप्शन के लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे. इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, सपोज दिस इज पेपर इंडस्ट्री. पेपर इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ी एक मशीनरी खरीदनी पड़ सकती है.
मशीनरी खरीदते हैं और केमिकल्स खरीद रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मशीनरी खरीदने वाले को पे करा होगा। सपोज दिस इज मशीन मैन्युफैक्चरर, केमिकल मैन्युफैक्चरर, इन सबको पे करा होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। फिर इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा कर रही है ये सारी चीजों को खरीदने के लिए। और एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर में हम लोग सिंपली देखते हैं कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट कितना करा है। इन सारे एक्सपेंडिचर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो भी सारी फर्म्स ने करा है, फिर हम लोगों को पता चलता है कि टोटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में कितना हो रहा है। The consumption expenditure includes the spendings on the purchase of final goods and services by firms and household। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात ये कही कि फाइनल गुड्स की ऊपर जो स्पेंडिंग हो रही है केवल उसी की स्पेंडिंग पे ही हम लोग एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करेंगे। सपोज यहाँ पे एक कार मैन्युफैक्चरर है, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ सारा। सपोज एक कार मैन्युफैक्चरर है और उसको कार मैन्युफैक्चर करने के लिए टायर खरीदने थे। टायर्स के लिए ही वेंट टू एमआरएफ और एमआरएफ ने टायर बनाने के लिए वल्कनाइज्ड रबर खरीदे थे। तो वल्कनाइज्ड रबर एक इंटरमीडिएट गुड है, यहाँ पे टायर भी एक इंटरमीडिएट गुड हुआ है यहाँ पे, अगर कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंडिविजुअल जिसकी टायर पंचर हो गया है, उसने जब एमआरएफ से टायर खरीदा और उसने पे करा तो वो उसके लिए फाइनल गुड था, ठीक है। और यहाँ पे जब एमआरएफ ने टायर बेचा कार मैन्युफैक्चरर को तब वो इंटरमीडिएट गुड था, क्योंकि वो टायर का यूज हो रहा था एक कार बनाने के लिए। तो कार एक फाइनल गुड है और ऐसी कार के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम लोग काउंट करते हैं इस एक्सपेंडिचर मेथड में। Investment expenditure includes not only expenditure on creation of new capital goods but also takes value of intermediate। अब ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं इनको हम लोग फाइनल में नहीं काउंट करते, जैसे कि हम लोगों ने देखा था एक्सपेंडिचर इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, another one is इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक, अब जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनका स्टॉक कितना है और उनके स्टॉक में क्या क्या चेंजेस आया वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट केवल फाइनल गुड्स होते हैं, ओके। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में तो जो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है वो सारे के सारे गवर्नमेंट ने कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा है वो सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। सिमिलरली हम ऑल्सो अर्न रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो जो रेवेन्यू एक्सपोर्ट से अर्न कर रही है एक फर्म उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। अब जीडीपी हम लोग इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स। कंजप्शन में फाइनल गुड्स के कितने, फाइनल गुड्स को खरीदने के लिए कितना एक्सपेंडिचर हुआ है फाइनल गुड्स, ठीक है। गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड करा? इन्वेस्टमेंट में हम लोग इन्वेंटरी स्टॉक्स को कैलकुलेट करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स के स्टॉक में कितना चेंज आया है उसको हम लोग देखेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट है, और एक्सपोर्ट करने के बाद हमें कितना रेवेन्यू आया है। इन सबको जब हम लोग ऐड करते हैं और सभी फर्म्स का जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तब हम लोगों के पास ये जीडीपी का एक फिगर आता है, ठीक है। लेकिन जीडीपी में क्या होता है, तो जीडीपी की अगर सिंपल डेफिनेशन से हम लोग जाते हैं उसमें तो डोमेस्टिक होता ही है, लेकिन एक चीज हम लोग भूल जाते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने कुछ बाहर से भी मंगाई होगी। तो एक एग्जैक्ट डाटा आए एक्सपोर्ट को, इसलिए हम लोग एडजस्ट करते हैं इंपोर्ट्स के साथ। दिस इज हेयर कितना एक्सपोर्ट करा है उसमें से हम लोग कितना हम लोगों ने इंपोर्ट करा है। इंपोर्ट क्या क्या करेंगे? कंजप्शन के लिए गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपोर्ट होंगे। तो टोटल एक्सपोर्ट्स में से जब टोटल इंपोर्ट माइनस करते हैं जो हमारे पास तब एक नेट फिगर आता है, उसको जब हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में ऐड करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों के पास एक नेशनल इनकम की एक वैल्यू आई है, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। ओके, सो दिस इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसी को अगर हम लोगों को इनकम मेथड से कैलकुलेट करना हो नेशनल इनकम को, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग स्टेक होल्डर्स की क्या क्या इनकम है उन सबको कैलकुलेट करना हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले इनकम कैसे कैसे अर्न करी जा रही है इकोनॉमी में। सबसे पहले तो एक लेबर अर्न कर रहा है, अपनी लेबर सर्विसेज उसने प्रोवाइड करी एंड इन फॉर्म ऑफ वेजेस लेबर इज अर्निंग इनकम। दूसरी तरीका क्या हो गया, इंटरेस्ट के फॉर्म में कैपिटल के ऊपर अर्निंग हो रही है। एंटरप्रेन्योर को कैपिटल चाहिए होता है, उसके लिए वो बैंक को अप्रोच करता है, बैंक उसको लोन देता है, उस लोन से वो कैपिटल अरेंज करता है और उस लोन के बदले में वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। सो इंटरेस्ट इज सेकंड पार्ट ऑफ द अर्निंग्स। तीसरे तरीके की अर्निंग क्या हो गई है, अब एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर ने अगर इंडस्ट्री शुरू करी है तो किस लिए शुरू करी है, प्रॉफिट्स कमाने के लिए। जो उसकी प्रॉफिट है उसके फर्म की, वो एंटरप्रेन्योर की अर्निंग्स है। तो प्रॉफिट इज थर्ड फॉर्म ऑफ अर्निंग्स। अब लैंड को या फिर किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया गया है, ओके, या फिर किसी को लेंड किया गया है, किसी एंटरप्रेन्योर को या फिर किसी हाउस होल्ड सेक्टर को, उसके ऊपर जो अर्निंग हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं वो भी रेंट है। वो एक चौथे तरीके की आपके पास अर्निंग हो रही है। तो इन सभी अर्निंग्स को टोटल वेजेस इंडिविजुअल्स ने कितनी अर्न करी है, टोटल इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कितना अर्न करा, एंटरप्रेन्योर्स ने कितना प्रॉफिट अर्न करा और रियल्टी सेक्टर के होल्डर्स ने कितना रेंट अर्न करा, इन सबको जब हम लोग ऐड करते हैं तब हम लोगों के पास एक नेशनल इनकम पे डेटा आता है और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इनकम मेथड। ओके, तो अलग अलग केसेस में चाहे हम इनकम को जीवीए की तरह से इंक्लूड कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे हम लोग उसको एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करें, चाहे हम लोग उसको इनकम मेथड से कैलकुलेट करें, जो फाइनल वैल्यू आती है वो एक जैसी ही आती है, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं होते हैं। द जीडीपी प्रोड्यूस इज ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड इवेंचुअली। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ है, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जब हुआ होगा, कंजप्शन जैसे जैसे बढ़ा गया होगा वैसे वैसे इंडस्ट्री की अर्निंग बढ़ी होगी। इंडस्ट्री की अगर अर्निंग बढ़ी होगी तो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी बढ़ा होगा, उसने एक्सपेंशन करने की सोची होगी तो वेजेस भी बढ़ाए होंगे, इंटरेस्ट पेमेंट भी करे होंगे और लैंड को अगर उसने हायर करा होगा अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए तो उसने रेंट का भी उतने ही प्रोपोर्शन से इंक्रीज करा होगा। ठीक है, तो कंजप्शन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये चारों फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। So any change in consumption can be tracked down in this method. Any change in interest payment can be tracked down in this method. और ये सभी changes लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं। So this is the way how we calculate national income through income method. अब importance क्या है, total output जो भी country में create हो रहा है। देखिए country में जो भी GDP create हो रही है वो हम लोगों की एक तरीके से इनकम है और वो इनकम को या तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग कंज्यूम करेंगे, either we will consume or we will save, and another part is taxation. Suppose 1 lakh is my income, 1 लाख में से 10% टैक्स के फॉर्म में चला गया तो हमारे पास से 10,000 रुपीज इस टैक्स, हमारे पास अब बचता है 90,000। अब 90,000 में से सोचा गया कि 70,000 को कंज्यूम करने पे लगा दिया जाएगा एंड 20,000 विल बी सेव्ड एंड दिस इज कंज्यूम। अब ये जो कंजप्शन है वो क्या हुई, कंजप्शन डायरेक्टली दूसरे के लिए अर्निंग बनेगी कि जैसे जैसे मैं कंज्यूम करता रहूंगा, अगर मैं किसी की सर्विसेज खरीद रहा हूँ या गुड्स क्रिएट करे हुए खरीद रहा हूँ तो मैं उसकी अर्निंग को
फर्दर बढ़ा रहा हूँ। और ये 20,000 की सेविंग्स बैंक में जाती है और बैंक उसको फिर इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में चैनलाइज करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट होती है तो इसका मतलब क्या है, या तो मैं खुद लोन लेके अपनी कैपिटल एसेट्स को बढ़ाता हूँ, या फिर कोई एंटरप्रेन्योर लोन लेता है और अपने कैपिटल एसेट्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर लेबर, लैंड एंड कैपिटल को और हायर करना पड़ता है। उसकी वजह से वेजेस और रेंट और ज्यादा पे करना वो शुरू करेगा। और ये जो टैक्स है, इस टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट कंज्यूम करना शुरू करती है। So this consumption, this saving and this taxation eventually transforms into consumption expenditure, investment expenditure। ये जो saving गया था वो channelize हुआ in form of expenditure, investment sorry। और ये जो tax थी वो channelize हुआ in form of government expenditure। And rest an entrepreneur can earn from exports। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट फॉरेन अर्निंग कितनी है वो हम लोग देखने को मिल सकती है। तो दिस C plus S plus T, total consumption, total saving and total taxation is indirectly equal to or proportional to total consumption, total investment, total government expenditure and net foreign earnings। दूसरे फॉर्म में अगर हम लोग इसको देख लें तो I plus G plus X minus M is equal to S plus T। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कंजप्शन को कंजप्शन से कैंसिल करने की कोशिश करेगी। मान लेते हैं कि जो कंजप्शन हम लोगों ने यहाँ करा और यहाँ करा वो एक ही चीज है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टोटल फॉरेन अर्निंग्स इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस टैक्सेशन, जो कि समहाउ वैलिड है कि जितनी भी सेविंग हो रही है वो टोटल इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में चैनलाइज हो रही है, जितने भी टैक्सेशन हो रहे हैं वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और इसको फर्दर अगर हम लोग इंप्रूव करना चाहें तो इसको कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स के बाद जो डिफरेंस हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास नेट फॉरेन अर्निंग्स का। तो अगर हम लोग एज्यूम करें कि कोई यहाँ पे फॉरेन अर्निंग्स ना हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग का इक्वेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन का सेविंग इक्वेशन है वो लगभग बराबर होता है। और अगर यहाँ पे कोई डेफिसिट नहीं है गवर्नमेंट का और कोई ट्रेड बाहर से नहीं हो रहा है तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है इकोनॉमी में वो सेविंग्स के रूप में ट्रांसलेट हो जाता है। तो दिस वाज आवर इनकम मेथड और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज को हम लोगों ने समझने की बहुत ऊपर सुपरफिशियल लेवल से कोशिश करी। फर्दर यू कैन नो मोर अबाउट दिस टॉपिक बाय प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी। एंड द बेस्ट वे यू कैन practice the questions from this chapter is download an app Sprint UPSC और वहां से टेस्ट क्रिएट करें और वहां पे आप देखें कि आपने इस चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है। Remember, the more you sweat during practice, less you bleed in the battlefield. Thanks and have a nice day.